हाय गाइस, वेलकम टू एमपी एग्जाम इन 10 एंड मैं वैशाली राय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए कि अभी मैं आपको इसके बेनिफिट बताने वाली हूँ। हमारा ये जो चैनल है वो अनअकैडमी का ही एक चैनल, बट सबसे बड़ा प्रिविलेज आपको ये है कि कभी आपके पास टाइम कम है और आपको किसी टॉपिक को बहुत कम टाइम में रिवाइज करना हो तो आप हमारे इस चैनल पर जाके किसी भी टॉपिक को मात्र और मात्र कितनी देर में 10 मिनट में उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे इस चैनल पे जो मैक्सिमम वीडियो लेंथ होगी वो मात्र 10 मिनट की होगी। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीएन बीपीड किया है बीएसएस कॉलेज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। मेरे पास साइबर प्लस की एक्सपीरियंस है। मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैंने सीएससी मेंस लिखा था 2016-17 में। वहीं मैंने एमपीपीएससी मेंस दिया 17 और 18 में। अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ ये आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड करवाता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को मंथली वीकली बेसिस पे इवेलुएट कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज थे जो कि हम आपके सिलेबस की लाइन पे ही बनाते हैं। और साथ ही साथ होता है अनलिमिटेड एसेस, जहां आप अपनी किसी भी लेक्चर को डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम उसे ऑफलाइन भी देख सकते हैं। अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको अन अकेडमी ई लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। हमेशा मैं क्यों बोलती हूँ कि एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है हमारा वो मार्केट प्राइस की 10% से भी कम है, कि जो हमारा अमाउंट है वो है मात्र 7,000 रुपए। इसके लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 70 से 80 हजार रुपए पे करना पड़ेगा। वहां पर भी आप मेरे जो कोड है, जो मेरा मैजिकल कोड है जो कि वैशाली VAISHLI वो लगाते हैं तो वो मात्र आपको 6,300 रुपए का पड़ेगा। वहीं आप अगर 24 महीने की बात करूं मैं, की कीमत मार्केट में 1.5 लाख रुपए तक है। उसकी मात्र कीमत हमारे अन अकेडमी पे 8,400 रुपए। लेकिन वहां पर भी आप मेरे जो कोड है वो लगाएंगे जो कि वैशाली VAISHLI, मात्र आपको 7,560 रुपए का देगा। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7581892200 पे। आगे बढ़ते हैं तो आज जो मेरा टॉपिक है, मैं इंडस वैली सभ्यता का इकोनॉमिक लाइफ या जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके आर्थिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आर्थिक जीवन क्या था, मतलब उनकी सोशल लाइफ कैसे चलती थी। तो कृषि था। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु प्रदेश काफी उपजाऊ था और यहाँ अधिक वर्षा होती थी। यहाँ गेहूं, जौ, चावल, कपास, खजूर, मटर जैसे आदि की खेती की जाती थी। अनाज के अतिरिक्त यहाँ नारियल, केला, खजूर, तरबूज, अनार आदि फलों की खेती भी की जाती थी। अनाज को पीसने के लिए चक्कियां तथा कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ अनाज के सामान लोग मिट्टी के घड़ों में संग्रह करके रखते थे। सिंचाई के लिए वर्षा और नदी के जल का उपयोग में लिया जाता था। साथ ही साथ पशुपालन कैसा था। पशुपालन की मैं बात करूं, यहाँ वो पशुओं को पालते थे। सिंधु निवासी अनेक प्रकार के पशुओं को पालते थे। इनका पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि, हाथी आदि प्रमुख थे। साथ ही साथ ये लोग बिल्ली, बंदर, हिरण, बतख, मुर्गा, मोर तथा आदि भी पालते थे। सिंधु निवासी गेंडा, शेर, भालू, चीता, हाथी, भैंसा आदि जानवरों से भी परिचित थे। इसमें आपने देखा घोड़ा नहीं था, घोड़ा हमारे आर्यों के साथ आया है। साथ ही साथ कुछ विद्वानों के अनुसार ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु सुत कोटकाटा से घोड़े की हड्डियां मिली है। कुछ पशुओं का शिकार किया जाता था और तथा कुछ पशु बोझ ढोने के काम में लाए जाते थे। साथ ही साथ अगर उद्योग या धंधे की बात करूं मैं, सिंधु प्रदेश में कई प्रकार के उद्योग धंधे विकसित थे। जहां सूती तो ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाई जाती थी। साथ ही यहाँ के कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने में बड़े निपुण थे। चाक में मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए जाते तथा उन्हें भट्टी पर पकाया जाता था, जो हमारे प्रेजेंट फॉर्म में भी होता है। बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी भी की जाती थी, मतलब वो डेकोरेट भी करते थे अपने बर्तनों को। सिंधु प्रदेश के स्वर्णकार आभूषण बनाने में भी निपुण थे। वे सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, पीतल, तांबे आदि के आभूषण बनाते थे। अब मैं व्यापार की अगर बात करूं तो सिंधु निवासियों का व्यापार उन्नत था। व्यापार जल तथा थल दोनों मार्गों से होता था। जल यातायात के लिए नावों तथा छोटे जहाजों में, थल यातायात के लिए पशु गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो आप ये देखिए कि ये जो हम लोग कहते हैं तो मेसोपोटामिया तक हमारी इसकी बात नहीं है कि मेसोपोटामिया में इसकी सील्स मिली है जो इराक में था, तो कहीं ना कहीं थल से तो होता था। तो ये सोचिए ये हमारी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है। और मैं कलर चेंज करूँ, ये हमारी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है जिसमें से, हाँ जिसमें से ये जो थे यहाँ से सामान क्या था, जानवर क्या ढोते थे उनके साथ, मतलब उनके ऊपर रख के लाते थे और यहाँ शिप से उन्हें दूसरी जगहों पे
ले जाते थे। अब इसका आप बोलेंगे ये कैसे हमें पता चला? हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहीं अनेक सभ्यताओं की भी सील मिली है। इसलिए कहा जाता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया और मिस्र के जो सभ्यता है उसकी समकालीन थी, और साथ में इनके बीचों में व्यापार भी किया जाया करता था। आगे मैं बात करूं तो आंतरिक व्यापार उन्नत व्यवस्था में साथ चांदी, टिन, सोना आदि अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों में मंगाया जाता था। तांबा राजस्थान के मूल पत्थर बदमाशका से प्राप्त हुआ करते थे। मतलब ये सोचिए, आप इन लोगों को सिर्फ लोहे के बारे में नहीं पता था, बाकी ये टिन, ये कॉपर, ये सोना, चांदी, तांबा, इन सब के बारे में इन्हें पता था। तो ये सोचिए कितने ज्यादा आज के ये कहा जाएगा कितने ज्यादा उन्नत थे कि सब पता था। और ऐसा कहते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हम फिर से पिछड़ते गए, वरना हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो टाउन प्लानिंग भी करता था, वहाँ नालियां थी, वहाँ घर थे प्रॉपरली उन्हें इंजीनियर करके बनाए गए थे। ये सोचिए उस टाइम पे ये सब चीजें हमारे देश में उपलब्ध थी, तो हम कितने ज्यादा उन्नत थे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की हर चीज यहाँ पाई जाती थी। फिर कहूँ तो सीपी, कौड़ी, शंख, मूंगा, मोती आदि काठियावाड़ के साथ देवदार के वृक्ष के आसपास के क्षेत्र में वृक्ष मतलब वृक्ष हिमालय, जो हमारा बृहद हिमालय है उसके आसपास के एरिया में भी मिला करते थे, तो क्षेत्र में आते हैं। तो ये सोचिए, अब ये उनने देखो व्यापार किया तो समुद्र के से अवगत है, समुद्र से अवगत है तो वहां उन्हें क्या मिलेगा? सीपी मिलेंगी, कौड़ियां मिलेंगी, शंख मिलेगा, मूंगा मिलेगा जो आज भी हम उंगलियों में पहनते हैं, मोती मिलेगा काठियावाड़ से, तथा देवदार के वृक्ष हिमालय के आसपास के क्षेत्र आते हैं। मतलब हिमालय से लेके कहाँ तक पूरा इन्होंने कवर किया था, कि बलूचिस्तान में भी इनका था, अफगान बलूचिस्तान तक था। यहाँ उनने हमारे क्या बोलेंगे, यहाँ सी भी थी, यहाँ पहाड़ भी था, नदियां था, हर चीज से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता परिचित थी। और ये सोचे कि वो व्यापार में कितने ज्यादा उन्नत थे कि उन्होंने नाव का प्रयोग भी कर लिया था। यातायात के साधन की अगर मैं बात करूं तो जल मार्ग से जाने के लिए नावों तथा छोटे जहाजों का प्रयोग किया जाता था। स्थल मार्ग पर बैलगाड़ी, घोड़े तथा गधों आदि का माल ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये ठीक है, ये आपको पता चला। यहाँ ये नहीं है, थोड़े नहीं पाए गए हैं। तो ये चीज देखिए कि पैरा बैलगाड़ियां गधों आदि का माल ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है सुखकांडों में, जो कि हमारा पड़ता है ये राजस्थान में या फिर शायद गुजरात में, ऐसे में किसी एक में पड़ता है, वहां कहा गया है कि वहां उनकी हड्डियां मिली है, लेकिन कहीं और जगह से कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि हमारे यहाँ घोड़े भी हुआ करते थे। सेना लोग यातायात के लिए दो पहिया बैलगाड़ियां वाली गाड़ियां को तथा चार पहिए वाली गाड़ियों का भी प्रयोग करते थे। मतलब ये सोचिए कि दो पहिए वाली ऐसी गाड़ियां थी और चार पहिए वाली गाड़ियों का भी लोगों ने उपयोग किया है। ये कितने समृद्ध थे कि आज हम चार गाड़ियों दो पहिए गाड़ियों पे घूमते हैं, वो लोग उस समय चार पहिए और दो पहिए गाड़ी पे घुमा करते थे। अब मैं तोल या माप के साधन की बात करूं तो सैना लोग बाटों को का प्रयोग करना जानते थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में छोटे बड़ी सभी प्रकार के पार्ट प्राप्त हुए। मतलब ये तोल मोल में भी थे, उनकी तोल की 1 2 4 8 16 32 64 का अनुपात था। इससे स्पष्ट होता है कि उस युग की वस्तुओं को तोलने के लिए एक समान पद्धति के पार्टों का प्रयोग किया जाता था, माप के साधन से भी प्रचलित थे। हड़प्पा में एक कांसे की छड़ प्राप्त हुई है जिस पर निश्चित योजना के अनुसार चिन्ह बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो में सीप का बना हुआ और एक स्केल भी प्राप्त हुआ, तो मतलब सोचिए स्केल भी प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर विद्वानों का मत है कि स्केल की लंबाई 13.2 इंच होती थी। तो यहाँ हमने देखा कि हमें क्या क्या मिला गया है। ये सोचिए उनके पास यातायात की भी साधन थे कि वो कहाँ तक समुद्र तक कैसे सामान लेके जाएंगे। फिर उनके पास नाव भी थी कि वो जो दूसरी समकालीन सभ्यता है उनसे कैसे वो कांटेक्ट में थे। साथ ही साथ उन्हें कपड़ा वाला जो सूती कॉटन है तो कॉटन वो उगाने लगे थे। उनके साथ जौ ये सब चीजें उन्हें सब मिल गई थी, वो सब यूज करने लगे थे। उन्हें समुद्र में सीपियां ये सब चीज भी मिली थी। तो ये सोचिए वो लोग कितने ज्यादा उन्नत थे। तो ये हमारा हुआ इकोनॉमिक लाइफ के बारे में या आर्थिक जीवन के बारे में। आगे स्लाइड में हम उनकी राजनीतिक और धार्मिक लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7581 892200, और ले लीजिए ये जो मेरा कोड है वैशाली। अगर आप मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मैं अपनी पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम में पूरी हेल्प करूंगी, तैयारी में सब पूरी हेल्प करूंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत ही प्रॉफिटेबल चैनल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।